नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन में विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन को लेकर कहा कि इसे विकसित किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो एक बहुत ही भव्य यहाँ पर सभागार का निर्माण और लोकार्पण संपन्न हो गया है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस पुण्य धरा पर स्थित विद्यालय के प्रांगण में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जिस प्रकार से श्रद्धेय कुशेरी जी ने यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें, 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और चारधाम यात्रा में पैदल चलने वाले साधु संतों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साधु संतों को धामों की यात्रा करने में कई दिन लग जाते हैं और ऐसे में पर्यटन विभाग ने पैदल यात्रा करने वाले साधुओं के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। और इस बार हरिद्वार और ऋषिकेश में ही पंजीकरण के लिए ऑफलाइन काउंटर्स खोल दिए गए हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा के लिए अब तक लगभग 15 लाख यात्री पंजीकरण करवा चुके हैं। तो देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, ऐसे में साधु संतों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था जो है वो शुरू की जा रही है, क्योंकि साधु संत पैदल यात्रा करते हैं और ऐसे में उन्हें लंबा वक्त लग जाता है यात्रा को पूरा करने के लिए। पैदल यात्रा करने वाले साधु संतों के लिए ये एक सुविधा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है साधु संतों के लिए। तो देखिए, साधु संतों के लिए ये एक सुविधा जो है वो शुरू की गई है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है 22 तारीख से और ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। इसका एक फायदा उन लोगों के लिए भी होगा जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा खुद को अपडेटेड नहीं मानते हैं, या जो लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, या जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, या जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, साधु संतों के लिए ये एक अच्छी सुविधा है जिसकी शुरुआत सरकार की ओर से की गई है। देखिए चारुल, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार ही सरकार तैयारी कर रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग भी अपनी तैयारी में जुट गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, जिसको लेकर हरिद्वार में लगातार पंजीकरण किए जा रहे हैं। यानी इस बार उत्तराखंड में जो आम लोग होते हैं, आम श्रद्धालु होते हैं, उनके साथ साथ जो साधु संत होंगे उनको भी यहाँ पर पंजीकरण करवाना होगा। उसी के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत करनी होगी। यानी कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में काउंटर बनाए गए हैं। साधु संत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी पंजीकरण करवा रहे हैं। उसी के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी। चारुल, संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि और क्या क्या सुविधाएं हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग गांव से भी आता है। वो लोग जो खुद को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट नहीं कर पाए हैं, जो लोग स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी? क्योंकि अगर उन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आखिर उन्हें किस तरह से लाभ मिलेगा?
लगातार ही सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो घर बैठकर अपना पंजीकरण कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई ना होने के कारण वो अपना पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं, जिसको लेकर पर्यटन विभाग ने विशेष तैयारियां की है। यानी उन लोगों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा की है। हरिद्वार में काउंटर बनाए गए हैं, ऋषिकेश में काउंटर बनाए गए हैं, जहां पर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो यहाँ पर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही साथ उसके जो तमाम सुविधा है वो भी उनको मिल सकेगी। यानी कहा जा सकता है कि हरिद्वार जिला प्रशासन के साथ साथ जो पर्यटन विभाग है वो भी चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब चारधाम यात्रा शुरू हो जाती है उस दौरान जो लोग होते हैं, कई लोग पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं तो वो यात्रा भी नहीं करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब पंजीकरण होता है तो सरकार के पास उनका डाटा होता है, कहां पर यात्री है, कहां पर उस वक्त पर्यटन होते हैं, उन लोगों की एक सूची तैयार की जाती है। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हादसे भी हो जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि सरकार अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर पर्यटन विभाग तमाम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करा रहा है। चारुल, बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे संजय कि क्योंकि चारधाम यात्रा में अब वक्त नहीं बचा है, 2 से 3 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में हरिद्वार किस तरह से तैयार है? क्योंकि एंट्री गेट है चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार, अधिकतर जो श्रद्धालु होते हैं वो पहुंचते हैं, और बल्कि कहा जाए कि 100 में से 90% लोग जो हैं वो हरिद्वार जरूर आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद आगे अपनी चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में किस तरह की तैयारियां हैं पर्यटन विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से? देखिए चारुल, धर्मनगरी हरिद्वार को देश भर का आस्था का केंद्र कहा जाता है, और जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो यहाँ प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो श्रद्धालु होते हैं वो चारों धामों की यात्रा शुरुआत करते हैं। उसी के लिहाज से यहाँ जो प्रशासन होता है उनके सामने बड़ी चुनौतियां होती है, क्योंकि जब भारी संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं तो जाम की स्थिति बन जाती है। यानी जो लोग होते हैं वो बेहद परेशान होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि यहीं से ही अपनी वापसी कर लेते हैं। उसी के लिहाज से हरिद्वार जिला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधा मिले, साथ ही साथ लोगों को जाम से छुटकारा मिले, इससे निजात दिलाने के लिए भी एक विशेष पार्किंग तैयार की गई है। क्योंकि हम कई दिनों पहले से देख रहे हैं कि जो हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे हैं वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, और बैठक में यही कहा जा रहा है कि आने वाले श्रद्धालु होते हैं यानी अतिथि देवो जो बाहर से संजय, एक सवाल और पिछली बार हम देख रहे थे कि ओवर रेटिंग को लेकर बहुत से जो पर्यटक हैं वो शिकायत कर रहे थे, क्योंकि ओवर रेटिंग बहुत बड़ी मात्रा में देखी जा रही थी। वहां लगातार ये भी देखा जा रहा था कि 1-2 नहीं बल्कि हर चीज को 3 से 4 गुना दामों पर बेचा जा रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया गया था कि ये पर्यटन सीजन है और इन लोगों के लिए रोजी रोजगार का जो मौसम है वो यही है, लेकिन इससे श्रद्धालुओं की जेब पर एक बड़ा असर पड़ा था। तो क्या इसे रोकने के लिए किसी तरह की कोई गाइडलाइंस या फिर कुछ नियम बनाए गए हों? देखिए, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि हरिद्वार के जो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे हैं वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक में यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है, पर्यटक है, उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यानी जिस तरह से हम देखते हैं कि जो पर्यटक होते हैं उनकी जेबों पर डाका डाला जाता है, इसको लेकर विशेष नंबर तैयार किए गए हैं, और आसपास जो टीमें हैं वो तैनात रहेगी, सिविल ड्रेस में यहाँ पर जो अधिकारी है वो तैनात रहेंगे। अगर इस तरह की सूचना मिलती है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। यानी कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जो लोग जेब पर डाका डालते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। चारुल, चलिए आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में शिक्षा विभाग पहली बार विशेष शिक्षा के 24 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है, और इन शिक्षकों को उन्हीं विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। बता दें कि जनपद में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होने से सैकड़ों दिव्यांग बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। हरिद्वार में जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनमें विकलांग बच्चे आते हैं और अन्य प्रकार के जो भी होते हैं, उन बच्चों के लिए इस वर्ष जनपद में 24 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 5 हमारे SC के होंगे, 1 बच्चा ST का है, 3 टीचर
3 टीचर ओबीसी को होंगे और 1 फिजिकली हैंडीकैप और 12 अदर्स होंगे। तो ये अध्यापक उन बच्चों को पढ़िए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, और इन अध्यापकों की नियुक्ति उन्हीं विद्यालयों में कराई जाएगी जहाँ इस प्रकार के बच्चे अध्ययनरत हैं। हमारे प्रॉपर जो स्कूल हैं हमारे, और अभी नया सत्र शुरू हुआ है, हम इसका डाटा मांग रहे हैं। कुछ पुराना डाटा है हमारे पास, लेकिन नया डाटा मांग रहे हैं, और जब डाटा आ जाएगा उसी के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। इसका विज्ञापन भी हमने कल निकाल दिया है। और जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो DLED या BEd जिन्होंने किया है, विशेष होता है, विशेष BEd होता है उसमें, तो वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए ये एक अच्छी पहल है सरकार की ओर से, खासकर दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्कूल में इस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। और देखिए चारों, लगातार हम देख रहे थे बीते दिनों से कुछ ऐसे विद्यालय थे, स्कूल थे जहां पर शिक्षकों की कमी थी। यानी उसको देखते हुए अब हरिद्वार में 24 विशेष अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। और ये विशेष अध्यापक जो बच्चे कमजोर वर्ग के होते हैं, नेत्रहीन होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनको पढ़ाने का विशेष अध्यापक काम करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से एक अच्छी पहल है जिसको लेकर वाहवाह भी हो रही है। यानी इस अध्यापक किस तरह से पढ़ाना होगा और किनका इसमें कौन लोग होंगे, इसको लेकर सभी गाइडलाइन जारी हो गई है। क्योंकि हम देखते हैं कि विशेष अध्यापकों में किन की नियुक्ति होगी, उसको लेकर भी मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से लगातार बैठक की जा रही है। क्योंकि BEd और DEd के अध्यापक होंगे, उन्हीं की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। चारुल, बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि इसकी प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू हो रही है और किस तरह से आगे इस पर कार्य किया जाएगा। इसको लेकर तमाम बैठकें की जा रही है। जिस तरह से हम मुख्य शिक्षा अधिकारी की बात की जाए या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात की जाए, तमाम जो अधिकारी है वो बैठक कर रहे हैं। और उन जो नेत्रहीन बच्चे हैं, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनकी एक सूची तैयार की जा रही है। हालांकि इनको लेकर जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति करने की भी बात कही जा रही है। चारुल, बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 मेडिकल फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण मेडिकल पर ताला लगा दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर के निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर संचालक स्टोर बंद कर मौके से फरार हो गए। अनीता भारती ने बताया कि लंबे समय से मेडिकल स्टोर से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ मेडिकल बिना फार्मासिस्ट के ही संचालित किए जाते हैं, जिसके चलते निरीक्षण किया गया है। मेरे द्वारा अभी रोशनाबाद क्षेत्र में विजिट किया गया और जिन जिन मेडिकल स्टोरों पे मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं उन्हें मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है। और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अगर कोई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलता हुआ पाया जाता है तो उसे तत्काल बंद तो कराया जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना मेडिकल स्टोर के दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपना जो है कार्य को सुधारें। अगर नहीं करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल करने की संस्तुति की जाती है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए किस तरह की कार्रवाई रही और सबसे अहम चीज़ है कि जब मेडिकल स्टोर पर संचालक ही नहीं होंगे तो आखिर काम कैसे चलेगा और किस तरह से दवाएं जो हैं वो सही दी जा रही हैं या फिर नहीं दी जा रही हैं, इसको लेकर आश्वासन मिलेगा लोगों को। हम देख रहे हैं कि हरिद्वार जिले में बीते दिनों से लगातार ड्रग विभाग को शिकायत मिल रही थी कि जो मेडिकल है वो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिसको लेकर जो ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती है वो समय समय पर निरीक्षण करती रहती है। और ताजा मामला हरिद्वार के रोशनाबाद से है, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कई मेडिकलों पर ताले जड़े। यानी कहा जा सकता है कि अवैध तरीके से मेडिकल संचालक होने पर विभाग उनके द्वारा लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आपने देखा होगा बीते दिनों भी लगातार
जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी और उस एडवाइजरी में कहा गया था कि जो मेडिकल अवैध तरीके से चलेंगे, जो नियमों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के बाद से ही तमाम जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है, अवैध मेडिकल चलाने वालों की भरमार यहाँ पर दिखाई देती है। यानी कहा जा सकता है कि जो भी अवैध तरीके से मेडिकल चलाएगा उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। और जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो जो कुछ मेडिकल संचालक होते हैं वो अपना मेडिकल बनकर फरार भी हो जाते हैं। चारुल, बिल्कुल संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि कुल मिलाकर कितने स्टोर्स पर ये जो कार्रवाई है वो की गई है और आगे किस तरह से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसकी जानकारी मिली मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई लोग तो अपने मेडिकल स्टोर्स को बंद करके चले गए। देखिए चारुल, लगातार ही अगर 24 घंटे की बात की जाए, जो 24 घंटे में 3 मेडिकलों पर ताले जड़ने का काम ड्रग विभाग ने किया है। हालांकि इसे कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, तमाम जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो जारी है, क्योंकि हम देखते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर जो अनिता भारती है वो पहले एक सूची तैयार करती है। पहले देखा जाता है कि कोई मेडिकल ऐसा तो नहीं है जहां पर बिना फार्मासिस्ट के चल रहा हो, नियमों को अनदेखा कर रहा हो, उसकी एक सूची तैयार की जाती है और उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाती है। यानी कहा जा सकता है कि ड्रग विभाग लगातार ऐसे मेडिकलों पर कार्रवाई करने का काम कर रहा है जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। चारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। उधर कांग्रेस के नेताओं ने जोशीमठ के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेताओं के निरीक्षण के बाद उनका कहना है कि जोशीमठ आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राजनीति दृष्टि से जिनको जोशीमठ आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर यहां आएं और देखें कि अपने स्थानीय नेताओं को जरूर बताएं कि झूठ बोलने की एक सीमा होती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता जोशीमठ का स्थलीय निरीक्षण करने गए थे। राहुल गांधी जी ने जियोलॉजिस्ट को बुलाया, उनसे राय मशवरा किया और प्रभारी देवेंद्र यादव को भेजा, कहा कि जाकर स्थलीय निरीक्षण करके आइए। हमारे प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव स्थलीय निरीक्षण पर भी गए। बीजेपी के नेता बताएं कि क्या किया। इन्होंने कई लोग आज जोशीमठ में अपना घर बार छोड़कर धूप और बारिश सह रहे हैं। बीजेपी के नेता बताए ना क्या किया इनकी सरकार ने। आज नहीं तो 100 दिन से लोग धूप बारिश पानी में बाहर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे, ये तो जवाब उनको देना चाहिए। इतना बेशरम व्यक्ति मैंने कोई देखा ही नहीं। अपनी विधानसभा की देखभाल कर नहीं पा रहा, पूरे प्रदेश की बात करते हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना घर दिखाई नहीं देता। अरे 7 दिन गिरफ्तारी दे दी। तुम्हारी सरकार में भर्ती घोटाले हो रहे, तुम्हारी सरकार में पेपर लीक हो जा रहे, तुम्हारी सरकार में अंकिता के संख्या हो गया, तुम्हारी सरकार में आतंकवादी पकड़े जा रहे, यूपी की पुलिस पकड़ रही। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? और क्या देखना चाहते हैं? और कौन से बुरे दिन? पूरा तस्करों का, माफियाओं का गिरोह उत्तराखंड में हो गया है। भू माफियाओं ने क्या हाल यहाँ किया है आपने देखा हो। अंसल वैली कौन भूला है, किसके पार्षद थे, सबको पता है। जिसकी पिटाई, जिसकी दीवार टूटी, जिसके घर में घुसे, उस पर 307 लगा दी। अरे भगवान थोड़ा सा रहम करो इस उत्तराखंड के लोगों पे, उत्तराखंड की जनता पे, और ऐसे अध्यक्ष को हटा के किसी गंभीर आदमी को बैठा दीजिए तो शायद बीजेपी का भी भला होगा और हमारे प्रदेश का। तो भी राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों को जोशीमठ हमेशा आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा था, उनको आज भी दिखाई दे रहा होगा। जिनके राष्ट्रीय नेता वहाँ आना चाहते थे, अब वो MP भी नहीं रहे, फिर भी मैं आमंत्रण करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। वहाँ बद्रीनाथ कपाट खुलने वाला 27 तारीख को, और रास्ता जोशीमठ होकर ही जाता है। आकर देखें और फिर अपने स्थानीय नेताओं को भी कम से कम ये जरूर बताएं कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। उधर हरिद्वार में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रमेश जोशी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का राज्य में हाल बेहाल है। जोशी ने आरोप लगाया कि ऑफिसर्स बेलगाम हो गए हैं और विपक्ष भी पूरी तरह से मौन है। घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मांग की जा रही, जिसे लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशी जी संघर्ष करेंगे तब तक शाम की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। जब रोटी का इंतजाम होगा तभी घर में चूल्हा जलेगा। बाहर होगा, रोशे भीड़ का इस्तेमाल होगा। मैं आगे भविष्य में उसको इसी दृष्टि से देखूंगा।
है, 100 से 1000 में टाइम लगता है। पढ़ा लिखा तो देखिए, सहकारिता घोटाला और स्वास्थ्य और शिक्षा जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चों को भी जो सरकारी स्कूलों में ही अनिवार्य रूप से पढ़ाई की जाए और सहकारिता घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, इन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आज हमने नगर मजिस्ट्रेट के यहाँ पर धरना दिया था और ज्ञापन दिया था। और सहारा में जो सहारा के निवेशक हैं उनको तत्काल प्रभाव से पैसा रिलीज़ किया जाए। पैसा वो लोग कहते हैं कि हम दे रहे हैं, देते नहीं हैं, और तब तक के लिए इन कॉलोनियों पर रोक लगा दी है। इन तमाम बिंदुओं पर हमने जो है आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। वहीं हरिद्वार में शराब की दुकानों पर हर महीने ओवर रेटिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है, जिससे जिले में खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। शराब की बोतलों पर लगी एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। बता दें कि विभाग की ओर से समय समय पर यह कार्रवाई कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब विक्रेता बेखौफ होकर अवैध वसूली करते हैं। कितनी बार निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम लेने पर ग्राहक और विक्रेताओं के बीच में झगड़े और मारपीट की खबरें भी आ जाती हैं। उधर लक्सर के सुल्तानपुर में लोगों की भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी युवक पर खेतों में 2.5 साल की बच्ची को ले जाकर उसके साथ अश्लीलता करने का आरोप है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और उसकी पिटाई की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। तो देखिए, इस युवक पर ये आरोप लगा था कि दरअसल ये एक बच्ची को अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने उसे धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई की गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां 32 शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों के पास भेज दिया। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि इस बार तहसील दिवस में राजस्व, पुलिस, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, वन और गन्ना विभाग से जुड़ी शिकायतें आई हैं। तहसील दिवस की शिकायतों को लेकर संबंधित विभागों की जवाबदेही तय होगी और जो विभाग तहसील दिवस में मौजूद नहीं थे उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्यतः राजस्व विभाग से पैमाइश से संबंधित शिकायतें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। उसके अतिरिक्त पेयजल निगम, जल संस्थान, नलकूप, चकबंदी और पुलिस विभाग की शिकायतें भी यहाँ पर प्राप्त हुई है और लगभग 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के लिए दिया जा रहा है और सभी विभागों को एक समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।